Namaskar. As I said in previous session that we cannot understand the provisions of Income Tax Act unless we know the definitions of words and expressions used under the Income Tax Act. In continuation to session 1, today we will discuss certain more definitions, important definitions which are listed and before you. आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की चर्चा करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे. When you allow depreciation का कंपटीशन होता है. Earlier it was on based of individual asset according to depreciation rate provided. Now the concept of change, instead of individual asset, now we are using the word block of asset. This block of asset concept will also be relevant while computing the capital gain. When a block of asset is sold or a particular asset within the block has been sold or transferred. तो चलिए हम ब्लॉक ऑफ असेट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. ब्लॉक ऑफ असेट क्या है? ब्लॉक ऑफ असेट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 211 of the Income Tax Act, according to which block of asset means a group of assets falling within a class of assets comprising. So ये ग्रुप ऑफ असेट है जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेट के अंदर फॉल करता है. वो कौन कौन से क्लास ऑफ असेट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है. ए टेंजिबल असेट्स बीइंग बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर. ये आपके टेंजिबल असेट्स हैं. बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है. दूसरे क्लास ऑफ असेट हैं जो टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल असेट्स. क्या क्या हो सकते हैं? बीइंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, licenses, franchises, or any other business or commercial right of similar in nature. तो जब हमने इंटेंजिबल असेट की बात कही, इंटेंजिबल असेट पर भी सेक्शन 32 के अंदर जब बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम कंप्यूट होती है तो डिप्रिसिएशन मिलता है. तो इंटेंजिबल असेट्स के अंदर हमने क्लासिफाई किया था कॉपीराइट्स को, ट्रेडमार्क्स को, लाइसेंसेस को, फ्रेंचाइजेस को. लेकिन जब बात आई अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, तो वहां पर गुडविल सिमिलर नेचर का इंटेंजिबल असेट है या नहीं, इसको लेकर डिबेट थी. क्या उस पर डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्या उसे इंटेंजिबल असेट ट्रीट करना चाहिए. तो 1/4/2021 से असेसमेंट ईयर 21-22 से गुडविल को इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया है. यह कह दिया गया है कि इंटेंजिबल असेट नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन. जो अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर की बात कर रहे हैं उसके अंदर गुडविल ऑफ बिजनेस इंक्लूड नहीं होगी. क्यों ब्लॉक ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट लाया गया?
क्या पर्पस है ब्लॉक ऑफ एसेट का? तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये है कि जो पर्टिकुलर कैटेगरी का ब्लॉक ऑफ एसेट है, in respect of which the same percentage of depreciation is prescribed. तो हमने क्लास ए और क्लास बी में टेंजेबल और इंटेंजेबल असेट को क्लासिफाई किया और ये कहा गया कि ब्लॉक ऑफ असेट क्यों है, क्योंकि इनके बारे में जो रूल्स पे डिप्रिसिएशन सिमिलर रेट से प्रोवाइड किया गया है। एक और सवाल आपके सामने आता है। नॉर्मली हम यूज करते हैं वर्ड बोर्ड। तो बोर्ड तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है। तो जब इनकम टैक्स एक्ट की बात आएगी और वहां पर जब बोर्ड का वर्ड यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या है, तो उसको भी सेक्शन 212 में डिफाइन किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा कोई दूसरा बोर्ड तो नहीं है। तो वहां पर क्लियर किया गया है कि बोर्ड मीन्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है बिजनेस की, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कंपटीशन की, बिजनेस इनकम की, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस को सेक्शन 213 में डिफाइन किया गया। उसके अनुसार बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture। तो बिजनेस की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। जो बिजनेस है, जिसको ऑर्डिनरी सेंस ऑफ बिजनेस समझते हैं, उसके साथ ही ये इंक्लूड करता है कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या होगा, उसकी डेफिनेशन अलग से है, उसको डिस्कस करेंगे। और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, ऐसा नहीं है कि ये आपकी रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटी है। इवन इफ इट इज नेचर ऑफ एडवेंचर ऑफ ट्रेड और कंसर्न इन नेचर ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। कैपिटल एसेट, जब आप कैपिटल गेन को कंप्यूट करेंगे तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आपके लिए हर बार सामने आएगी, क्योंकि सेक्शन 45 में जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन के अंदर चार्ज होता है। कैपिटल एसेट को मैंने अलग से वीडियो में डिफाइन किया है, उसकी लिंक नीचे शेयर कर रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और समझ लीजिए कैपिटल एसेट क्या है। जब हम बात करते हैं ट्रस्ट की तो हमको ध्यान आता है कि वो किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, और जो इनकम टैक्स के एग्जम्पशन के प्रोविजन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को लगने वाले, उनके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि चैरिटेबल पर्पस क्या है। चैरिटेबल पर्पस सेक्शन 215 में डिफाइन किया गया है। आप यदि कुछ समझने की कोशिश करें तो चलिए हम चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं।
चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों की सहायता चैरिटेबल पर्पस है। एजुकेशन चैरिटेबल पर्पस है। योगा, मेडिकल रिलीफ, preservation of environment including watersheds, forests and wildlife, and preservation of monuments or place or object of artistic or historical interest, and the advancement of any other object of general public utility। तो आपको इस डेफिनेशन को देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या इंक्लूड किया गया। रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, preservation of environment, preservation of monuments, preservation of places or object of artistic or historical interest, or a court, and the advancement of any other object of general public utility। ये भी चैरिटेबल पर्पस के अंदर इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसका मिसयूज होने के लिए कि इनकम टैक्स के एग्जम्पशन को एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के नाम से कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं तो नहीं है जो एक्चुअली बिजनेस के नेचर में है। तो यहां पर कहा गया है कि जो दूसरे हमने बात कही चैरिटेबल पर्पस की, उनके बारे में नहीं, जो स्पेसिफिक है द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसको कहा गया है कि वो चैरिटेबल पर्पस नहीं होगा। तो हमको समझना होगा कब वो चैरिटेबल पर्पस नहीं होगा। इफ इट इज इन्वॉल्व्स द कैरिंग ऑन of any activity in the nature of trade, commerce और business। So पहली बात यह है कि यदि वो जो पर्पस है एडवांसमेंट फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसके अंदर यदि वो बिजनेस ऐसी एक्टिविटी करता है जो इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस है, तो नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा कि द एडवांस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है। इसके बाद एनी एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विस इन रिलेशन टू एनी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचर ट्रेड और कॉमर्स और बिजनेस कर रहे हैं तो ही वो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी नहीं माना जाएगा। यदि एक्टिविटी है जो एनी रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज है, एक्टिविटी ऑफ रेंडरिंग एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस है, तो वो भी उसके अंदर एक्सक्लूड हो जाएगा जनरल पब्लिक यूटिलिटी के एडवांसमेंट के ऑब्जेक्ट से। यदि लेकिन ये जो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस या सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, कब हो जाएगा वो जनरल पब्लिक यूटिलिटीज बाहर? यदि वो ऐसी एक्टिविटी की जाती फॉर ए सेज और फीस और एनी अदर कंसिडरेशन, यदि उनके लिए कुछ चीज ली जाती है, कुछ शुल्क लिया जाता है, कोई फीस ली जा सकती है, कोई कंसिडरेशन लिया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ यूज और एप्लीकेशन। यदि आप सीज, फीस और एनी अदर कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन आप किस तरह से कर रहे हैं या उसको कैसे रिटेन कर रहे हैं, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन
ऐसा है कि कभी कभी माइनर पार्ट होता है इन एक्टिविटीज का, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्ट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट जनरल पब्लिक यूटिलिटी है। तो यहां पर कहा गया है कि अनलेस क्या such activities undertaken in the course of actual carrying out such advancement of any other object of general public utility, यदि ये जो ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस और सर्विसेज ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस के लिए आप रेंडर कर रहे हैं, वो इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो उसको चैरिटेबल पर्पज से एक्सक्लूड नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ ही एंड दूसरी कंडीशन भी आपको फुलफिल करना होगी। द एग्रीगेट रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी और एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर do not exceed 20% of the total receipt of the trust or institution undertaking such activity or activities of that previous year। तो यहां पर कहा गया है कि ट्रेड कॉमर्स या बिजनेस या उसके लिए ट्रेड कॉमर्स या बिजनेस की सर्विसेज एंटर करते हैं, वो यदि जो एग्रीगेट रिसीट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा नहीं है उस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की जो ऐसी एक्टिविटी अंडरटेकिंग कर रही। और यह भी ध्यान रखना है ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर की जो टोटल रिसीट्स हैं और जो रिसीट ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस या रेंडरिंग सर्विसेज फॉर ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस, वो 20% ऑफ टोटल रिसीट जो उस प्रीवियस ईयर की हैं ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग सच एक्टिविटी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो टोटल जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन या अंडरटेकिंग है जो अदर जनरल यूटिलिटी फॉर पब्लिक कर रही हैं, उनके केस में यदि वो ट्रेड बिजनेस और कॉमर्स की एक्टिविटी करती हैं या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस करती हैं, तो वो टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट चैरिटेबल पर्पस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इनकम टैक्स एक्ट के नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं जहां पर चाइल्ड वर्ड यूज किया गया। तो जहां तक चाइल्ड की बात है, ये सवाल आपके दिमाग में आता है कि स्टेप चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड के डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो सेक्शन 215 बी में चाइल्ड को डिफाइन किया गया। उसमें कहा गया है कि चाइल्ड इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स ए स्टेप चाइल्ड एंड ए एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो यहां पर कहा गया है कि चाइल्ड के अंदर स्टेप चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सेक्शन 2 की डेफिनेशंस अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यदि वहां कॉन्टेक्स्ट में उस प्रोविजन में चाइल्ड को दूसरी तरह से डिफाइन किया गया है तो वो डेफिनेशन अप्लाई होगी। अदरवाइज जहां पर भी चाइल्ड वर्ड आया है उसके अंदर इंडिविजुअल का जो स्टेप चाइल्ड है
या एडॉप्टेड चाइल्ड है वो इंक्लूड होगा। एक और वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेक्शन 80P में डिडक्शन मिलता है। और भी प्रोविजंस हैं जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, तो उसको सेक्शन 219 में डिफाइन किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 का, या तो उसके अंदर ये रजिस्टर्ड है, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स इन एनी स्टेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको पता है हर एक स्टेट के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग से कोऑपरेटिव एक्ट हैं। तो या तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, या जो स्टेट के लेजिस्लेशन हैं, स्टेट के एक्ट्स हैं, उनमें ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है। एक विषय जो सबको छूता है, ज्यादातर लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है। अभी तक डिविडेंड एग्जम्प्ट था इंडिविजुअल के हैंड में, लेकिन अब टैक्स होने लगा है। तो ये जान लेना जरूरी है कि डिविडेंड क्या है। तो सेक्शन 222 इनकम टैक्स एक्ट का है, वहां पर डिविडेंड वर्ड को डिफाइन किया गया। डिविडेंड इंक्लूड्स, ये जो डिविडेंड्स है वो 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, A to E। तो सबसे पहले क्लास ए को हम समझने की कोशिश करेंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ए कंपनी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट whether capitalized or not, if such distribution entails the release by the company to its shareholders of all or any part of the asset of the company। So क्लास ए के अंदर डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको, शेयर होल्डर को। और ये डिस्ट्रीब्यूशन काय में से है, कंपनी की जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा, यह सवाल आपके दिमाग में आएगा, उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के कब तक के इंक्लूड होंगे, यह सवाल एक दिमाग में आता है कि क्या ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी के वो होंगे, या जिस डेट को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है डिविडेंड का, उस डेट तक के प्रॉफिट इंक्लूड होंगे। तो एक्सप्रेशन 2 में क्लियर कर दिया गया है कि द एक्सप्रेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल इंक्लूड ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम क्लास ए में डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट हैं जो जिस डेट को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस डेट तक कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं। इसके बाद क्लास बी के अंदर डिविडेंड को फिर से डिफाइन किया गया कि उसमें क्या इंक्लूड होगा, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय कंपनी ऑफ डिबेंचर। डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड की तरह नहीं हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय कंपनी ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट। ये जो डिबेंचर है, डिबेंचर स्टॉक है,
डिबेंचर्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट है या ऐसी फॉर्म में कोई दूसरी चीज है, वो विद इंटरेस्ट हो सकते हैं, विदाउट इंटरेस्ट हो सकते हैं। एंड एनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर इशू किया जा रहा है टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पॉजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो पहला फॉर्म है जहां पर डिविडेंड का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दूसरे फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिविडेंड के फॉर्म में नहीं, शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, डिबेंचर मिल रहा है, डिबेंचर स्टॉक मिलता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलता है। वो इंटरेस्ट के साथ हो सकता है, इंटरेस्ट फ्री हो सकता है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस के रूप में मिल रहा है। तो जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तब तक वो डिविडेंड की कैटेगरी में आएगा। यहां भी फिर से एक्सप्रेशन 2 एप्लीकेबल होगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है डिबेंचर का, डिबेंचर स्टॉक का, डिबेंचर सर्टिफिकेट का, उस डेट तक जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के माने जाएंगे। अब यह भी हो सकता है कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो कंपनी के लिक्विडेशन के केस में शेयर होल्डर को जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी डिविडेंड माना जाएगा। कब माना जाएगा, इसको जानने के लिए हम सेक्शन 222 के क्लास सी में चलते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो कहा यह गया है कि जिस डेट को लिक्विडेशन हो रहा है उसके इमीडिएट बिफोर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर होल्डर को होगा ऑन लिक्विडेशन वो डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है यदि ऐसे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है जिसने फुल कैश कंसिडरेशन पे शेयर लिए थे और वो शेयर होल्डर इन केस ऑफ लिक्विडेशन इज नॉट इंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस असेट, उस केस में क्लास सी अप्लाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 2 में लिक्विडेशन के केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा उसको क्लियर किया गया। द एक्सप्रेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल इंक्लूड ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन की डेट तक जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड होंगे, बट शैल नॉट क्या नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो नॉर्मल कोर्स में क्या कहा गया है कि द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे। लेकिन यदि लिक्विडेशन कंपल्सरी इक्वेशन के कारण हुआ है तो उस केस में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसके अंदर इंक्लूड होगा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्रायर टू 3 सक्सेसिंग प्रीवियस ईयर्स immediately preceding the previous year in which such acquisition took place। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जिस प्रीवियस ईयर के अंदर कंपल्सरी इक्वेशन हुआ उस प्रीवियस ईयर के छोड़कर पिछले 3 प्रीवियस ईयर के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लिए जाएंगे। क्लास डी के अंदर डिविडेंड में कहा गया कि कौन सा अमाउंट होगा जो डिविडेंड माना जाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय कंपनी
ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। अब कैपिटल को रिड्यूस करके और कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी possesses accumulated profit, to the extent to which the company possesses accumulated profit, whether accumulated profit have been capitalized or not। एक पर्टिकुलर पीरियड के प्रॉफिट जो इसमें बताए हुए हैं डेफिनेशन, उसको छोड़कर बाकी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं वो काउंट होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पर्पस के लिए, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन वेयर द होल्डर ऑफ शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट्स, तो वहां पर ये क्लास एप्लीकेबल नहीं होगा। Accumulated profit shall include all profit of the company up to the date of distribution of such dividend। लोन और एडवांस जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको भी डिम्ड डिविडेंड की श्रेणी में लाया गया है सेक्शन 222E के अंदर। तो चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एनी पेमेंट made by a company not being a company in which the public are substantially interested, उस कंपनी को छोड़कर जिसमें पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वो डिफाइन की गई इनकम टैक्स सेक्शन 2 में, हम बाद में बात करेंगे। तो एनी पेमेंट बाय कंपनी अदर देन द कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ऑफ एनी सम वेदर एज रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी और अदरवाइज बाय वे ऑफ एडवांस और लोन। तो एडवांस और लोन को भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। कब? बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू ए शेयर होल्डर बीइंग ए पर्सन हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर, नॉट बीइंग शेयर इंटाइटल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड वेदर विद और विदाउट ए राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर। तो ऐसे शेयर होल्डर को जो कि बेनिफिशियल ओनर है ऑफ शेयर का, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर, उसको यदि लोन और एडवांस का पेमेंट किया जाता है तो वो डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यदि ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस मनी लेंडिंग का या बैंकिंग का किया जाता है तो उसमें जो लोन एडवांस का पेमेंट है क्या वो भी डिम डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाएगा? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा, ऐसे शेयर होल्डर के केस में यदि इनडायरेक्ट लोन और एडवांस का पेमेंट हुआ है तो वहां पर भी डिम डिविडेंड के प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। by way of advance or loan to any concern in which such shareholder, वो शेयर होल्डर जिसका 10% ज्यादा वोटिंग राइट है कंपनी के अंदर, in which such shareholder is a member or a partner and in which has a substantial interest। तो एक कैटेगरी तो ये थी जिसके अंदर लोन और एडवांस का पेमेंट शेयर होल्डर को मिला था। दूसरी कैटेगरी वहां है ऐसा शेयर होल्डर जिसका 10% ज्यादा वोटिंग राइट है कंपनी के अंदर, वो जिस कंसर्न के अंदर या मेंबर है, पार्टनर है और उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, उसको भी लोन और एडवांस का पेमेंट किया गया है तो भी वो डिम डिविडेंड शेयर होल्डर के केस में होगा। कंसर्न क्या होगी, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंसर्न में क्या होगा, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लोन और एडवांस का पेमेंट शेयर होल्डर को नहीं किया गया जिसका वोटिंग राइट 10% ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंसर्न के अंदर वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है उसको लोन और एडवांस का पेमेंट नहीं किया है, लेकिन कोई ऐसे पेमेंट जो शेयर होल्डर को करना थे
ऐसे शेयर होल्डर को जिसके ऊपर डिम डिविडेंड के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, एनी पेमेंट by any such company on behalf of or for the individual benefit or of any such shareholder to the extent to which the company is either possessed accumulated profit. तो उस कंपनी को छोड़कर जिसमें पब्लिक की सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है, जो दूसरी कंपनी है जिसके बारे में हम डिविडेंड के प्रोविजन एप्लीकेबल है, यदि वो पेमेंट करते हैं ऐसे शेयर होल्डर के इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए टू द एक्सटेंट द कंपनी पॉसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी डिम डिविडेंड की श्रेणी में आएगा। लोन का जो पेमेंट है, एडवांस का जो पेमेंट है, वो चाहे शेयर होल्डर को है, चाहे कंसर्न को है जिसके अंदर वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, चाहे उसके बेनिफिट के लिए कंपनी ने पेमेंट किया है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो जो है डेट जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की होगी वो टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन और एडवांस और पेमेंट फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, वो डेट के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसमें कंसिडर किए जाएंगे। अब डिम डिविडेंड के अंदर एक तो सिचुएशन ये हो सकती है जब ऑर्डिनरी कोर्स बैंकिंग और मनी लेंडिंग का है और उसके अंदर लोन और एडवांस दिया जा रहा है, तो वहां पर ये प्रोविजन 222E का एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद एनी डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी which is set up by the company against the whole or any part of any sum previously paid by it and treated as a dividend within the meaning of subclass E to the extent to which it is so set up. डिविडेंड का बाद में पेमेंट किए गए, पहले सेक्शन 222E के टर्म में यदि जो लोन और एडवांस का पेमेंट किया गया था या शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए पेमेंट किया गया था और उसको सेक्शन 222E के अंदर डिम डिविडेंड मान लिया गया, तो बाद में जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट यदि उस अमाउंट के अंदर लोन या एडवांस या शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए किया गया था उससे सेट ऑफ किया जाता है, तो उसको फिर सेकंड टाइम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इसके बाद एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर pursuant to demerger by the resultant company, any distribution of shares pursuant to demerger by the resultant company to shareholder of the demerged company, वो भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इसके बाद any payment made by a company on purchase of its own share from a shareholder in accordance with the provision of section 77A of the Companies Act, यदि कंपनी एक्ट के सेक्शन 77A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 का है, करस्पॉन्डिंग एक्ट 2013 का, उसके अंदर यदि कंपनी अपने शेयर को परचेज करती है और उसके लिए जो पेमेंट करती है वो भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। कैपिटल गेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट होगा। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर एक क्लियर कर दिया गया है कि द एक्सप्रेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स wherever it occurs in this class shall not include capital gain arising before the first day of April 1946 or after 31st day of March 1948 and before the first day of April 1956। तो जो लिमिटेड पीरियड इस एक्सप्रेशन में दिया गया है उस पीरियड का कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आज यदि कैपिटल गेन होगा उस पीरियड के बाद का पीरियड है तो वो कैपिटल गेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट होगा। यदि अमलगमेशन होता है कंपनी का तो उस केस में जो अमलगमेटेड कंपनी है जिसमें
दूसरी कंपनीज का अमलगमेशन हो गया है। तो क्वेश्चन ये आएगा, जो अमलगमेटिंग कंपनी का प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या वो अमलगमेटेड कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माना जाएगा? डिविडेंड सेक्शन 222 ए बी सी डी ई के पर्पज के लिए। तो एक्सप्लेनेशन 2A के अंदर ये क्लियर कर दिया है। इन द केस ऑफ एन amalgamated company, the accumulated profits, whether capitalized or not, or loss, profit भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इस द केस में भी shall be increased by the accumulated profit, whether capitalized or not, of the amalgamating company on the date of amalgamation. So date of amalgamation में, on the date of amalgamation जो amalgamating company के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस थे, वो अमलगमेटेड कंपनी के प्रॉफिट और लॉस माने जाएंगे। जो बात कर रहे थे हम कंसर्न, हमने कहा था कि सेक्शन 222E डिम्ड डिविडेंड की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था लोन और एडवांस का पेमेंट शेयर होल्डर जिसके 10% से ज्यादा वोटिंग रेट, या वो लोन एडवांस का पेमेंट हो, या वो ऐसी किसी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, उसको लोन और एडवांस का पेमेंट हुआ है कंपनी से, तो वो भी डिम डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन कंसर्न क्या है वो वहां पर बताया नहीं गया था। तो कंसर्न डिफाइन किया गया है। कंसर्न मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF कंसर्न हो सकती है, a firm or an association of person or a body of individual or a company। तो कंसर्न हम समझ गए। अब एक बात समझना जरूरी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंसर्न के अंदर क्या होगा। तो यहां पर एक्सप्रेशन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है, ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न other than a company if he is at any time during the previous year beneficially entitled to not less than 20% of the income of such concern। तो क्या कहा गया? कंपनी को छोड़कर कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होगा, हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपनी के अलावा वो HUF है, वो फर्म है, वो AOP है, वो BOI है, तो उस केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शेयर होल्डर का कब माना जाएगा? जबकि वो 20% से कम का, नॉट लेस देन 20% ऑफ द इनकम ऑफ सच कंसर्न, उस कंसर्न की जो इनकम है उसके 20% से नॉट लेस देन 20% ऑफ द इनकम ऑफ सच कंसर्न, प्रॉफिट नहीं कहा गया, 20% या उससे ज्यादा इनकम का यदि वो भागीदार है, इंटाइटल है, तो उसके अंदर उसको माना जाएगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू को सेक्शन 222B के अंदर डिफाइन किया गया है। फेयर मार्केट वैल्यू इन रिलेशन टू ए कैपिटल एसेट मीन्स, फेयर मार्केट वैल्यू को आप क्या समझेंगे? यदि मार्केट के अंदर उसको ओपन मार्केट के अंदर किसी कम्युनिटी को, सर्विसेज को बेचा जाए तो उसकी क्या वैल्यू मिलेगी? तो यहां पर भी उसको डिफाइन किया गया है इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट, बट ये डेफिनेशन कैपिटल एसेट के बारे में, कैपिटल एसेट कहां पर अप्लाई होता है? कैपिटल गेन के कंपटीशन। सो फेयर मार्केट इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट मीन्स वहां पर तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन में डिफाइन किया गया है। फेयर मार्केट वैल्यू भी वर्ड यूज किया गया है। तो जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू वर्ड का यूज किया गया वो कैसे डिटरमाइन होगा? The price that the capital asset would ordinarily fetch on the sale in the open market on the relevant date, जिस डेट को उस कैपिटल असेट को सेल किया जा रहा है, उस कैपिटल असेट के सेल से यदि ऑर्डनरी कोर्स पे जितना मनी वो फेच कर सकता था, वैल्यू फेच कर सकता था, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। एंड ये भी हो सकता है कहीं पर आपको ये पता नहीं लग सके
कि ओपन मार्केट में कितनी उसकी वैल्यू होगी। वेयर द प्राइस रेफर्ड टू सब क्लास 1 इज नॉट असर्टेनेबल, सच प्राइसेस में बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो जहां पर ये फेयर मार्केट वैल्यू को ये पता पड़ना मुश्किल है, नहीं मिल रही है आपको कि ऑर्डिनरी कितना उसका ओपन मार्केट में वैल्यू होगा अंडर रिलेवेंट डेट। तो जो रूल्स हैं जो रिलेवेंट एसेट के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिनका डिस्कशन हम जब उन एसेट के बारे में बात करेंगे, कैपिटल गेन के बारे में बात करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट की डेफिनेशन सेक्शन 228A के अंदर दी गई है। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पेएबल इन एनी मैनर in respect of any money borrowed or debt incurred। इंटरेस्ट की जहां पर बात आएगी, चाहे वो बिजनेस के कंपटीशन के लिए हो, चाहे अदर प्रोविजंस में हो, यदि वहां पर इंटरेस्ट को अलग से डिफाइन नहीं किया गया तो इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पेएबल बाय एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी borrowed or debt incurred, including a deposit, claim or other similar right or obligation, and includes any service fees or other charges in respect of the money borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has not been utilized। तो इंटरेस्ट का मतलब एक तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं हमने, मनी बारो किया है, डेट इनकर किया है, इंक्लूडिंग डिपॉजिट, क्लेम और द सिमिलर राइट ऑफ ऑब्लिगेशन, और उसके साथ ही जो सर्विस फीस आप देते हैं, जो अदर चार्जेस आप पेमेंट करते हैं, जो मनी बारो किया है या डेट इनकर किया आपने। ये भी हो सकता है कि आपके पास आपने बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है और क्रेडिट फैसिलिटी का यूज नहीं करने पर कोई चार्ज आपसे बारोवर जो जिसने लोन आपको दिया है, बैंक या दूसरा इंस्टीट्यूशन, जहां से भी आप लिए हैं, यदि वो क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करने के लिए वो यूटिलाइज नहीं किया आपने, उसके लिए कोई सर्विस या कोई दूसरा चार्ज, अदर चार्ज रिकवर करता है, तो वो भी इंटरेस्ट माना जाएगा। हम जब बात कर रहे थे डेफिनेशन की बिजनेस की, तो हमने कहा था कि बिजनेस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर को भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 229BA के अंदर। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो डेफिनेशन है, यदि पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मैन्युफैक्चर के अलग से डेफिनेशन है तो वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज मैन्युफैक्चर सेक्शन 229BA के अंदर डिफाइन किया गया है। क्या है मैन्युफैक्चर विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस मीन्स अ चेंज इन नॉन-लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट और आर्टिकल ऑफ थिंग। किस चीज को चेंज कर रहे हैं? लिविंग थिंग नहीं है, मीन्स चेंज ऑफ नॉन-लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट और आर्टिकल ऑफ थिंग। किस चीज में चेंज कर रहे हैं? उसको हम चेंज कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग को, आर्टिकल ऑफ थिंग को। उसका रिजल्ट होता है कि एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर्टिकल विद डिफरेंट नेम, कैरेक्टर एंड यूज हमारे सामने आती है मैन्युफैक्चर पे। जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया वो कुछ और था और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ और है, उसका नाम चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो यहां पर कहा गया रिजल्टिंग इन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और आर्टिकल ऑफ थिंग इनटू न्यू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये नया आर्टिकल बनना चाहिए, नया होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और आर्टिकल और थिंग हैविंग अ डिफरेंट नेम, कैरेक्टर एंड यूज। तो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका डिफरेंट नेम होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए और डिफरेंट यूज होना चाहिए। या तो ये, या ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और आर्टिकल और थिंग विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन और इंटीग्रल स्ट्रक्चर। अब फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री में देखिए, वह जो केमिकल जो यूज किया जाता है इस रॉ मटेरियल, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट होता है। तो एक हमने बात कही कि जो चेंज है नॉन लिविंग थिंग, ऑब्जेक्ट और थिंग का,
वो दूसरे ऑब्जेक्ट थिंग्स के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसका अलग नाम है, अलग यूज है। दूसरी बात हमने कही कि यदि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो वो भी मैन्युफैक्चर होगा। वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेशन एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। कभी कभी बात यह भी आती है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो उसको डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट मीन्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स, including surcharge on income tax if any. Rate of income tax including surcharge on income tax if any, applicable in relation to highest slab of income. And highest slab of income tax in the case of individual, associated person is the case में भी। हमने पिछले सेशन में बात की थी एसएससी की। हमने कहा था कि एसएससी इज ए पर्सन, जिसके बारे में जो कंडीशन फुलफिल होती है तो वो 80 होगा। लेकिन पर्सन क्या है यह भी जानना हमको जरूरी है। तो पर्सन सेक्शन 231 में डिफाइन किया गया। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति वो है। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, ए कंपनी, ए फर्म, एन एसोसिएशन पर्सन, अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, a local authority भी एक पर्सन है, ध्यान रखिएगा, and every artificial jurisdictional person not falling within any of the preceding subclasses. The individual, HUF, company, firm, AOP, BOI, local authority, or every artificial jurisdictional person नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग क्लास सब क्लास, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन एक बात एक्सप्रेशन में क्लियर कर दी गई है, वो क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास, सेक्शन 231, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और ए लोकल अथॉरिटी और एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन shall be deemed to be a person, whether or not such person or body of individual body or authority or juridical person was formed or established or incorporated within the object of deriving income, profits or gains. कभी कभी ये सवाल दिमाग में आ सकता है कि पर्सन, क्या वो पर्सन जो हमारे पर्सन के डेफिनेशन में आता है वो AOP है, वो इंडिविजुअल है, वो लोकल अथॉरिटी है, वो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। यदि वो प्रॉफिट ड्राइव के पर्पज से नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, या प्रॉफिट और गेंस का उनका पर्पस नहीं है, तो वो क्या पर्सन नहीं होगा? ये इस शंका को दूर करने के लिए एक्सप्रेशन में क्लियर कर दिया गया है कि shall be deemed to be a person, whether or not such person or body or authority or juridical person was formed or established or incorporated with the object of deriving income, profits or gains. हमने बात कही थी कंपनी में, कंसर्न के अंदर, when we discussing the deemed dividend section 222E, तो वहां हमने कहा था कि यदि लोन और एडवांस का पेमेंट एक कंसर्न को होता है जिस पर डिम्ड डिविडेंड के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में यदि कंसर्न के अंदर वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस शेयर होल्डर का है, तो उसको लोन और एडवांस का जो पेमेंट होगा वो भी डिम्ड डिविडेंड माना जाएगा। हमने कंसर्न की डेफिनेशन देखी थी, हमने उसमें कंसर्न में कंपनी भी इंक्लूडेड है। कंपनी के केस में कब उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, ये सिर्फ डिम डिविडेंड के पर्पस के लिए, दूसरे प्रोविजन के लिए भी सेक्शन 232 में डिफाइन किया गया है। पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स ए पर्सन
who is the beneficial owner of shares, not being share entitled to fixed rate of dividend, whether with or without a right to participate in profit, carrying out not less than 20% of the voting power. जब भी आप इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड यूज होगा, प्रिस्क्राइब्ड। तो कहां प्रिस्क्राइब्ड है? रूल के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर, सर्कुलर के अंदर। तो सेक्शन 233 के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब वर्ड प्रिस्क्राइब्ड यूज होगा उसका मतलब होगा मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। जब कंपनी की हम बात करते हैं तो एक वर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर, ये प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है? क्योंकि जब भी कोई करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा तो प्रिंसिपल ऑफिसर को होगा, तो हमको समझना होगा प्रिंसिपल ऑफिसर कंपनी का क्या है। सेक्शन 235 में प्रिंसिपल ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। प्रिंसिपल ऑफिसर यूज्ड विद रेफरेंस टू ए लोकल अथॉरिटी, with reference to local authority or a company or any other public body or an association of person or any body of individual means कौन है, किसके रेफरेंस में है? लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एनी अदर पब्लिक बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसका प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होगा? द सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजर और एजेंट ऑफ द अथॉरिटी, company, association or body, or any person connected with the management of the administration of the local authority. Local authority, company, association or body upon whom the assessing officer served notice of his intention of treating him as the principal officer. हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था डेफिनेशन असेसमेंट। असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन में कहीं पर रेगुलर असेसमेंट वर्ड को भी यूज किया गया है। तो रेगुलर असेसमेंट क्या है? तो सेक्शन 240 में डिफाइन किया है। रेगुलर असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट मेड अंडर सब क्लास सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 143 और सेक्शन 144। तो 143(3) के अंदर जो आपका असेसमेंट हुआ, 143(2) का नोटिस करने के बाद यह बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ अंडर सेक्शन 144, वो दोनों असेसमेंट याद रखना होगा। 143(3) का जो असेसमेंट है और सेक्शन 144 का जो असेसमेंट है वो रेगुलर असेसमेंट होगा। रिलेटिव को से जो गिफ्ट मिलती है वो सेक्शन 56(2)(10) में एग्जम्प्ट होती है, लेकिन वहां पर रिलेटिव को उस प्रोविजन के लिए डिफाइन किया गया है रिलेटिव कौन होगा। ऐसे ही दूसरे प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के जहां पर रिलेटिव को उस पर्टिकुलर प्रोविजन में डिफाइन किया गया है कि उस पर्पज के लिए रिलेटिव क्या होगा, लेकिन जहां पर डिफाइन नहीं किया गया सेक्शन 241 में रिलेटिव को डिफाइन किया गया। रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स द हस्बैंड, वाइफ, brother or sister or any near ascendant or descendant of that individual। यहां पर क्लियर कर दिया गया रिलेटिव सेक्शन 241 के अंदर, अगेन क्लियर कर रहा हूं, जहां स्पेसिफिक डेफिनेशन रिलेटिव की दी गई है प्रोविजन में वहां एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर सेक्शन 241 में कहा गया है कि इसमें हस्बैंड या वाइफ इंक्लूड होगा, ब्रदर और सिस्टर इंक्लूड होंगे, और उस इंडिविजुअल के जो लीनियर असेंडेंट है या डिसेंडेंट है वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। तो आज हम डेफिनेशंस इस सेशन के लिए यहीं पर करते हैं, फिर अगले सेशन में फिर से कुछ और डेफिनेशन को लेकर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।